हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे राउट्स लॉ के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड यानी कि लिक्विड का वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। तो देखिए, एक बर्तन रहेगा, एक बंद बर्तन रहेगा जिसमें लिक्विड भरा होगा, यानी कि मान लीजिए वाटर भरा है। तो उसे जब हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड जो होगा अपनी ऊपरी सतह पर, वहां से वह अपने लिक्विड स्टेट को छोड़ करके गैसियस स्टेट में जाएगा। वो बंद बर्तन है तो बाहर नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से वह वहां पे वाष्प क्रिएट होगा। तो वाष्प क्रिएट होगा, अब उसके बाद वह बाहर नहीं जाएगा, तो अब वह लिक्विड के ऊपरी सतह पर एक दाब क्रिएट करेगा। उसी दाब को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। एक बार फिर से समझते हैं। एक बंद बर्तन है, उसमें मान लीजिए वाटर भरा है, यानी कि लिक्विड, क्योंकि हम वेपर प्रेशर आप लिक्विड ही देख रहे हैं, सोल्यूशन जो है लिक्विड है। तो उसमें हम पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी जो हमारा है वो गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा। तो गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये बर्तन बंद होने के नाते वो गैस बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वो लिक्विड की सतह पर फिर से एक प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं, क्योंकि वो वाष्प ही है। तो वाष्प है तो वह जो उस पर लिक्विड की ऊपरी सतह पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब देखिए राउट्स लॉ क्या कहता है, वही द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस, यानी कि लिक्विड की सरफेस पे इन इक्विलिब्रियम, यानी कि एक साम्य स्थिति में करेगा। ये ऐसी अवस्था आएगी जहां पर वह लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करने लगेगा विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी कि एक गिवन टेम्परेचर होगा, ये नहीं कि जिस टेम्परेचर पर। गिवन टेम्परेचर का मतलब जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैसियस फेज में बदलता है, वाष्प दाब क्रिएट करता है लिक्विड की सरफेस पे, उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इसे हम समझ लेते हैं। इट इज टेंडेंसी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल एट सरफेस टू एस्केप इनटू गैसियस फेज, या फिर हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल की वह टेंडेंसी जो अपने सरफेस, यानी कि जो लिक्विड के सरफेस को छोड़ करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। अब हम एक बर्तन बनाएंगे और उसके थ्रू आपको समझाएंगे किस तरीके से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और वो गैस जो होता है वेपर, यानी कि वेपर प्रेशर अप्लाई करता है लिक्विड के सरफेस पे। पी सोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा हमारा? पी सोल्यूशन इक्वल टू हमारा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि ये हमारा क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है। और यक्स सॉल्वेंट को क्या कहेंगे? ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट है, जो यक्स सॉल्वेंट है। और ये पी सॉल्वेंट क्या है? ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट के ऊपर जो वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड है उसके, और जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है उसी के मल्टीप्लाई के ये बराबर होता है पी सॉल्यूशन, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो पूरा सॉल्यूशन है। यानी कि जो मोल्स ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर अप्लाई होगा प्रेशर, और जो सॉल्वेंट के ऊपर अप्लाई होगा उसी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो दोस्तों, अब हम इसे फिगर के बेस पे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ एक बर्तन है, इसमें हमने लिक्विड को भरा है। लिक्विड मीन्स यानी जल को ही समझ लीजिए, वाटर को हम भरे हैं, भरे नहीं आधा भरे हैं। तो फिर अब इसे हम हीट कर रहे हैं, यानी कि इसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, एक टेम्परेचर पर हम इसे गर्म करते जा रहे हैं। तो जिस टेम्परेचर के जिस पॉइंट पे ये अपने सतह को छोड़ करके वेपर में बदलेगा, वेपर मतलब गैस में बदलेगा, तो फिर इसके बाद वह यहीं पर ये जो लिक्विड का ही सरफेस है, यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करता है, उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा एक टर्म आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस, यानी कि संघनन होने लगता है। तो संघनित हो करके ही गैस क्या करेगा? नीचे आएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो गैस में यहीं पर बर्तन के ऊपरी वाली दीवार पर पड़ा रहेगा, ऐसा तो है नहीं। तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा टेम्परेचर का, कि वहां पे ये गैस संघनित होकर करके, यानी कि फिर से लिक्विड में बदलने का प्रयास करने लगता है, तभी तो वह यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर पाएगा। तो उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, पी सोल्यूशन इक्वल टू यक्स सॉल्वेंट इंटू यक्स इंटू, ये इंटू है यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई पी सॉल्वेंट। तो इसका एक यहाँ पे हम फार्मूले के बेस पे देखते हैं। देखिए, पी सोल्यूशन इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट इंटू पी
सॉल्वेंट। तो अब देखिए इसको हम समझते हैं, ये पी सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पे डाल्टन्स लॉ के बारे में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होता है, तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्वेंट दोनों का जो प्रेशर होता है, उनके अलग अलग जो प्रेशर होते हैं, अगर उनको हम ऐड कर देंगे तो टोटल सॉल्यूशन के प्रेशर के ही बराबर आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ये हम पिछले ये जो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट था राउट्स लॉ के बेस पे ही हम इसे रख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा P इक्वल है। अब देखिए हम जो पी बी इक्वल टू होता है, इसको हम यहाँ पे जो हमारा पी ए है, इसको हम 1 माइनस एक्स ए जो है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्स है, इसको हम 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ए वाला जो हमारा टर्म है, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या निकल करके आता है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस एक्स बी पी नॉट बी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक। तो इसमें से हमें एक्स बी कॉमन मिल जाएगा। ये हमारा टोटल प्रेशर है, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर है, उसको हम पी लिख रहे हैं। पी नॉट ए ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे हमें एक्स बी कॉमन मिल जाएगा। तो इसमें से हम एक्स बी कॉमन ले लेंगे और ये हमारा माइनस ये है, इसे हमें ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा पी नॉट ए पी नॉट बी है, अगर हम इस माइनस को इसके अंदर ले जाएंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। तो ये हमें मिल जाएगा टोटल प्रेशर का। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेजेस 194 में पूछा गया था, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे बताई हूँ। बाकी आप ये जो ऊपर वाला है, इसी के बेस पे हम समझते हैं कि जो कंपोनेंट्स ए के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है और कंपोनेंट्स बी के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होता है, वो टोटल सॉल्यूशन के प्रेशर के क्या बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखिए एक हमारा टर्म आता है, यहाँ पे हम पी आई भी लिख सकते हैं, फिर एक्स जो हमारा है एक्स आई पी नॉट आई इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए उसमें 2 ही कंपोनेंट नहीं है, उसमें बहुत से कंपोनेंट है, तो उसके लिए हम आई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी ए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पी ए इक्वल है, इसको हम पी बी पी ए नॉट एक्स ए लिखते हैं ना, यही लिखते हैं ना, एक्स ए पी नॉट ए, और ये जो हमारा है पी बी इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी, ये हमारा पार्शियल प्रेशर है, पी नॉट बी से करते हैं। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रखे हैं, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब अगला हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये जो हमारा पी है, इसको हम पी आई, तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पी आई इक्वल टू एक्स आई इंटू पी आई नॉट। इस तरीके से ये भी हमारा फार्मूला निकल करके आता है। तो ये भी कहीं कहीं पर दे देता है, तो ये हमें ध्यान रखना कि इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो अब मैं अगला वाला बताऊंगी, जिसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो वो राउट्स लॉ के ही बेस पे होगा। तो अब हम शुरू करते हैं वेपर
प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ये राउल्ट्स-ला के ही बेस पे है। तो इसमें क्या है, इसमें वेपर प्रेशर जो है यानी कि जो सॉल्यूशन हम बनाए हैं वो लिक्विड है, ठीक, और उसमें हम लिक्विड को ही सॉल्यूट जो है उसको जो मिक्स कर रहे हैं वो भी लिक्विड है। तो इसका यही मेन हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड है और उनके जो वाष्प दाब है उन्हीं का जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है लिक्विड के ऊपर, तो ये किस कॉन्सेप्ट पे है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ये क्या कहता है, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, यानी कि वोलाटाइल लिक्विड यानी कि जो कि वाष्प में बदल जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक, उसी को हम वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, आंशिक दाब है प्रत्येक कंपोनेंट का। क्यों प्रत्येक कंपोनेंट्स, मतलब कि जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट है, एक ए है एक बी है, तो ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उसी के बारे में कह रहे हैं कि उनके जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, जो सॉल्यूशन में है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट, ये जो पूरे प्रोडक्ट है सॉल्यूशन को ही प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो वाष्प दाब क्रिएट हो रहा है लिक्विड के ऊपर, लिक्विड के सरफेस पे, वो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो वो जो हमारा प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन है, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है और जो उसके द्वारा आरोपित वाष्प दाब है उसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर कह रहे हैं। तो इन दोनों के क्या गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, क्या दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है जो प्योर कंपोनेंट का वाष्प दाब है, यानी कि जो पूरे प्रोडक्ट के ऊपर जो वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो किसके किसके बराबर है, जो लिक्विड में यानी कि जो सॉल्यूशन में हम दोनों लिक्विड मिलाए हैं उनके मोल फ्रैक्शन और उनके द्वारा आरोपित जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उनके गुणनफल के ये अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू, यानी कि इसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है यानी कि एक हमारा सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, तो इन्हीं को कंपोनेंट्स कह रहा है कि पहला वाला कंपोनेंट्स और दूसरा कंपोनेंट्स। तो जो पूरे यानी कि देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी कि जो पूरे कंपोनेंट का है उसमें जो मोल फ्रैक्शन है यानी कि किसी एक लिक्विड के मोल फ्रैक्शन और उसके आंशिक दाब के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू अप्लाई ऑन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। तो ये ए के लिए, कंपोनेंट ए के लिए हुआ, और कंपोनेंट बी यानी कि कंपोनेंट बी हमारा जो सॉल्यूट है ये भी लिक्विड है तो उसके लिए भी ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के बेस पे ये हमारा फार्मूला निकल करके आता है। अब हम इसको पी ए प्लस पी बी इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी भी लिख सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ये हमारा राउल्ट्स लॉ के बेस पे ही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लिक्विड में सॉलिड को मिला दिए। जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड है, उसमें सॉल्वेंट जो है लिक्विड है और वो वोलाटाइल है, लेकिन जो सॉलिड हम मिला रहे हैं वो नॉन वोलाटाइल है, यानी कि वह वेपर प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा। यहाँ पे पीबी का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन जो मोल्स फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी है यानी कि सॉल्यूट है, सॉलिड है, इसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो इसका हम क्या प्रभाव यहाँ पे देखेंगे और वो वाष्प दाब पे क्या प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूले के बेस पे देखते हैं कि किस तरीके से फार्मूला निकल करके आता है। तो देखिए सबसे पहले जो वेपर प्रेशर होता है वो पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ जो मॉलिक्यूल होता है सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट करता है उसी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ये हम पिछले वाले जो राउल्ट्स लॉ था उसमें हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम पी बी इक्वल कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रेशर पी बी यानी कि सॉल्यूट का प्रेशर अप्लाई ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल है, ना वो वेपर में बदल रहा है और ना ही वेपर प्रेशर
क्रिएट करेगा। तो देखिए पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए लिख सकते हैं। अब इसको हम पी ए अपान पी नॉट ए इक्वल टू एक्स ए लिखेंगे। अब इसमें से वन में से हम इसको घटा देंगे, दोनों साइड से वन से हम घटा देंगे। हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन में वन से घटाने या जोड़ने पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो वन माइनस पी ए अपान पी नॉट ए हो गया इक्वल टू वन माइनस एक्स बी। हमें पता है राउट्स लॉ में हम देखे थे कि एक्स बी इक्वल टू वन माइनस एक्स ए हम लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर तो नहीं बदल रहा, लेकिन कंपोनेंट्स एक्स बी यानी कि जो सॉल्यूट है ये तो डिजॉल्व है ना सॉल्यूशन में, यानी डिजॉल्व नहीं मतलब उसमें है, प्रेजेंट है। तो एक्स बी हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरीके से यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी नॉट ए हो जाएगा ये माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, यानी कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी होता है। यहाँ से हमें मोल फ्रैक्शन पूरे सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स ए और कंपोनेंट्स बी हैं यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के जो मोल फ्रैक्शन है ये मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कि वोलाटाइल है लेकिन उसमें कोई सॉल्यूट हम मिला दिए जो कि नॉन वोलाटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। मान लीजिए कि अब देखिए हम इसको एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं ऐसे ही नॉर्मली। मान लीजिए कोई पानी उबल रहा है, ठीक, मान लीजिए वो 100 डिग्री पे उबल रहा है। तो अब उसमें हम ले जाके क्या डाल दिए हैं, मान लीजिए उसमें पत्थर डाल दिए, तो उसका जो क्वथनांक होगा वहाँ पे घट जाएगा। वो थोड़ा सा मतलब उसका जिस टाइम उबल रहा होगा वो थोड़ा सा उबलना बंद कर देगा, फिर कुछ देर बाद उबलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो पत्थर है वो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा वाष्प दाब क्या होगा, घट जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, जो कि इसमें 3 पॉइंट थे। इसमें डाल्टन से रहा था, राउल्स ला था, और इसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड था, फिर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का हम देखे थे, और ये जो हमारा लास्ट वाला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का था। तो हम तीनों को देख चुके हैं कि वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर सॉलिड लिक्विड है तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, तो इसी को हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं, क्योंकि ये पहले की अपेक्षा ये वेपर प्रेशर घट जाता है उसका। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए।